हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग पीछे की स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको लगा रहे हैं। जो आज कौन सा सेट लगाने जा रहे हैं, सेट 18 लगाने जा रहे हैं। और हम हर एक सेट में कितना लगाते हैं, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या कहा जाता है बिहार डीएलएड में पूछा जाता है। इससे पहले हम क्या किए हैं, सेट 17 तक लगा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, मतलब फ्यूचर स्टडी सेंटर के चैनल के अंदर जाकर आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को पा सकते हैं। आज हम साइंस के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न को क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न में बोल रहा है कि पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। मतलब कि निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। अजोला, इकोला, स्पाइरोगाइरा या कैसिया। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, जैविक खाद के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि जैविक खाद बोलते क्यों हैं। जैविक खाद वैसे खाद को बोलते हैं जो जीव जंतुओं द्वारा बनाए जाते हैं। जीव जंतु मतलब छोटे छोटे कीट द्वारा। जैसे कि हम लोग के सेट 17 में बात किए थे, मतलब कि इससे पहले वाले वीडियो में क्या बात किए थे, केचुआ के बारे में बात किए थे। वो क्या केचुआ क्या करता है, केचुआ मिट्टी को ऊपर नीचे करता है। इसके अलावा हम राइबोसोम के बारे में भी बात किए थे। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है और वो क्या करता है, प्राकृतिक से नाइट्रोजन को डायरेक्ट उसके जड़ में ला देता है। जिससे क्या होता है, मिट्टी की जिससे पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी, और वो जब हम उस पौधे को काट देते हैं तो वो क्या करता है, वो सारे नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देता है। इसके अलावा नीले हरे शैवाल भी यही कार्य करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, जैविक खाद के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा ऐसे ऐसे बहुत सारे कीट पतंग है, जैसे कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, सड़े गले अपशिष्ट को क्या करते हैं, मतलब कि जीव जंतु जो मर जाते हैं उसको सड़ा गला के ह्यूमस के रूप में बना देते हैं। और ह्यूमस क्या हो जाता है, ह्यूमस एक जैविक खाद है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जैविक खाद, ये हम समझे कि जैविक खाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद है, तो हम बात करें जो अजोला होता है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, अजोला भी सेम जैविक खाद के रूप में ही कार्य आता है। अजोला का भी उपयोग हम किसके रूप में करते हैं, तो अजोला का उपयोग भी हम जैविक खाद के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि पूछ रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब कि जो अंगूर ग्रेप्स होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, या गंधक का एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड किसमें, अंगूर में पाया जाता है। तो ये किसका, मतलब कि ये जो मैलिक एसिड, टार्टिक एसिड, गंधक एसिड, ये किसका सॉरी ये कौन से चैप्टर का है, तो ये है केमिस्ट्री के एसिड बेस चैप्टर से है। और एसिड बेस चैप्टर में ये पूछा जाता है, आता है, और इसमें पूछ रहा है कि अंगूर में कौन सा पाया जाता है, तो अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। वही हम बात करें कि जो मैलिक एसिड है वो सेब में पाया जाता है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। वही बात करें कि जो ऑक्जेलिक एसिड है वो टमाटर में पाया जाता है, और गंधक का एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जब इथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है। इसके अलावा एसिड बेस में बात करें तो जो टार्ट्रिक एसिड है, और टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली में। यदि हमारे इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े होंगे तो उसमें हम सारे एसिड का नाम बताए थे कि कौन सा एसिड किससे रिएक्शन करता है। हम एसिड बेस भी पढ़ाए हुए इसी वीडियो में। जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है। मतलब कि जब एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एथेनॉल को हम कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 और लास्ट में क्या है एथ, ये क्या हो गया एथनॉल, ऑल मतलब कि OH। जब एथेनॉल क्या कर रहा है, एथेनॉल किससे अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम से अभिक्रिया करता है। एथेनॉल जब सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है। जब एथेनॉल क्या करता है, सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, बनाता है CH3 CH2 O माइनस और Na प्लस, और इसके अलावा क्या बनाता है, H2 गैस को बनाता है।
मतलब कि सोडियम निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनाता है, तो कौन सा गैस बनाता है, H2 गैस का बनाता है। सो ये इसका फॉर्मूला हो गया, आपको ये समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो जिसके परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित हो, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु है जिसके नाभिक में, मतलब नाभिक मतलब न्यूक्लियस में क्या हो, न्यूट्रॉन अनुपस्थित हो। तो हम बात करें कि किसी भी तत्व को हम क्या बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट किससे बनता है, परमाणु। और परमाणु के केंद्रक मतलब कि नाभिक में क्या पाया जाता है, नाभिक में क्या पाया जाता है, एक तो न्यूट्रॉन पाया जाता है, एक तो प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसका निर्माण करता है, नाभिक का निर्माण करता है। और उसके चारों ओर क्या घूमता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो यही बोल रहा है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु है, कौन सा तत्व के परमाणु है जिसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है या बोरॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा वो तत्व है जिसके नाभिक में, तो हम बात करें कि हीलियम, तो हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, नाइट्रोजन के भी पाया जाता है, बोरॉन के भी पाया जाता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के, जो हाइड्रोजन की बात करें, जो हाइड्रोजन के परमाणु है, उसके परमाणु में क्या पाया जाता है, तत्व नहीं पाया जाता है। और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है प्रोटियम, दूसरा क्या होता है, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। दूसरा क्या होता है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्रिटियम, ट्रिटियम, एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। बात करें कि प्रोटियम में इसका क्रमांक एक होता है और चार्ज भी एक होता है, क्रमांक एक चार्ज दो, और इसमें होता है क्रमांक एक और चार्ज तीन। मतलब कि इसका परमाणु संख्या, बात करें कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन बात करें जो एटॉमिक मास होता है, वो एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। और एटॉमिक मास किसके कारण चेंज होता है, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, उसमें नाभिक बनाता है। तो यहाँ पे क्या करा है कि तत्व जिसके परमाणु में के न्यूट्रॉन नहीं हो, यदि उसमें न्यूट्रॉन नहीं है तो उसमें क्या उपस्थित होगा, प्रोटॉन होगा। और प्रोटॉन होगा तो एक प्रोटॉन है तो एक हो गया, और इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, इसमें दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। ये क्या है, सब ये तीनों प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों परमाणु हाइड्रोजन का ही एक रूप है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे पादप साम्राज्य के आधार के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो पादप साम्राज्य के उभयचर के रूप में जाना जाता है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, एक से अधिक विकल्प सही है, या तिरिडोफाइटा। मतलब कि निम्नलिखित में से किसको पादप साम्राज्य के उभयचर के रूप में जाना जाता है। तो हम बात करें जो पादप साम्राज्य का उभयचर है, उसको किसको जानते हैं, तो वो ब्रायोफाइटा नाम का ब्रायोफाइटा है, उसको क्या जानते हैं, पादप। पादप मतलब पादप किसको बोलते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पादप। और उसके साम्राज्य के उभयचर को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है स्यूडोट्रोफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। मतलब कि जो स्यूडोट्रोफाइड एपिथेलियम है वो कहाँ पाया जाता है, एसोफेगस में, मतलब कि घेंगा में, एसोफेगस में, एसोफेगस, मूत्रपथ, किडनी में, या श्वास नली और ब्रोकाई। निम्नलिखित में से किसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी बात कर लिए कि जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो कहाँ पाया जाता है, श्वास नली, मतलब कि ब्रोकाई, श्वास नली और ब्रोकाई में पाया जाता है। श्वास नली का ही आगे मतलब कि श्वसन मार्ग में क्या आता है, श्वास नली भी आता है, और ब्रोकाई आगे जाके क्या होता है, श्वास नली में आगे बढ़ के ब्रोकाई और ब्रोकियोलिस में टूट जाता है, और ब्रोकाई ब्रोकियोलिस के बाद एल्वोली, मतलब कि वो जो अंगूर के गुच्छे के आकार का होता है उसको एल्वोली बोलते हैं, उसमें टूट जाता है। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बेसिकली होता क्या है, तो इसमें होता है कि जो हमारा श्वसन मार्ग है उसको ये बंद कर देता है। इसके अलावा बात करें कि जो एपिथेलियम है हमारे जो नर के जो जनन अंग होते हैं उसमें भी क्या पाया जाता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में
इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, मतलब कि जितना क्वेश्चन है ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा डिफाइन नहीं करें। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन से नहीं पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सब के साथ क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है हम पहले ये समझते हैं। यदि हम इससे पहले वाले वीडियो में भी समझाते, हल्का समझा देते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है। बेसिकली सूर्य से के जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, वो रिटर्न चला जाता है। लेकिन जो हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा भी बात करें कि जो O3 होता है, O3 को क्या बोलते हैं? O3 हो गया, CFC हो गया मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, उसके बाद O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? ओजोन परत हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया मतलब कि NO2 हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NO2। मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4 बोलते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सब के सब क्या है? ये सब को सब ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ये क्या करता है? ये सब गैस मिलकर एक पट्टी का निर्माण करता है, जो सूर्य से जो किरण आता है उस किरण को क्या करता है? वो रोक देता है और उसको रिफ्लेक्ट होने नहीं देता है, जिससे क्या होती है हमारे जो वातावरण है उस वातावरण में एक पट्टी के आकार में क्या हो जाता है, वो गर्मी ये पट्टी का आकार ले लेता है, जिससे क्या होता है सूर्य से आने वाला धूप बाहर नहीं जा पाता है और हमारे क्या कहा जाता है, हमारे वातावरण को गर्म करके रखता है, वार्म करके रखता है। लेकिन यही हो गया कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये बहुत अधिक बढ़ गया है, और अधिक बढ़ने से क्या हो गया, अधिक गर्मी हो गई है, जिससे क्या हो रहा है ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रदूषण हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? ग्रीन हाउस। तो इसको क्या कर रहा है सरकार, इसको कम करने में लगा हुआ है। सो नेक्स्ट बात करें, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, मतलब जो निश्चल कणिका है वो कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, नोबस में या न्यूक्लियस में। निम्नलिखित में से किसमें निश्चल कणिकाएं पाई जाती है? तो जो निश्चल कणिका है वो ना न्यूरॉन में पाया जाता है। न्यूरॉन में कहाँ पाया जाता है? इंडोप्लास्टिक, जो इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होता है और जो राइबोसोम होता है, ये दोनों में क्या पाया जाता है? ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? निश्चल कणिकाएं का निर्माण करते हैं। कौन कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ER। उसके बाद बात करें, इसको फुल फॉर्म लिख देते हैं, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक और कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? दोनों के दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? निश्चल कणिकाएं का निर्माण करते हैं। और निश्चल कणिकाएं के कहा ये दोनों निर्माण करते हैं, और ये दोनों कहाँ पाया जाता है? हमारे नेफ्रॉन में पाया जाता है। नेफ्रॉन किसका पार्ट है? हमारे ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्कूलों में यौन शिक्षा की शुरुआत को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जिससे मतलब कि जो स्कूल है उसमें यौन शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बीमारियां नियंत्रित हो, लड़कों लड़कियों के बीच बातचीत से बचने के लिए, सेक्स से संबंधित पहलुओं पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को हतो उत्साहित करने के लिए। तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सेक्स से संबंधित पहलुओं पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए, मतलब स्कूलों में यदि यौन शिक्षा नहीं दिया जाता है, शुरुआत नहीं किया जाता है, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ किस उम्र में क्या करना चाहिए, कौन सा क्या होगा। इसके अलावा बात करें कि कौन सी बीमारियां होती है, ये सब के बारे में कैसे पता चलेगा। और इसके बाद बात करें जो सेक्स संबंधी पहलू है उस पर सही जानकारी के लिए भी हमको कैसे पता चलता है कि सेक्स करने से कौन सा रोग हो सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी जानकारी कैसे पता चलेगी यदि हमारे स्कूलों में नहीं थी। इसलिए स्कूल में सेक्स संबंधी पहलुओं पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अगर कोई वस्तु को विरामावस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण से गति करे तब। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, जिसमें हम क्या मारे थे? ऑप्शन ए मारे थे, अगर कोई वस्तु को विरामावस्था से, मतलब कि इसके प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग क्या बता रहा है? u बराबर 0 प्रारंभिक वेग है, और एक समान त्वरण मतलब कि एक्सीलरेशन को क्या किया है, मतलब कि त्वरण को क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया गया है। और गति का पहला नियम क्या है? गति का पहला नियम क्या कहता है? यदि हम गति के पहले नियम को बात करें,
यदि हम गति के पहले नियम की बात करें, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, और गति के पहले नियम की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन गति का पहला नियम क्या बोलता है, गति का पहला नियम का फॉर्मूला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है, u क्या है, u जीरो है तो u को जीरो लिख देते हैं, और a क्या है, a कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, v बराबर ए टी, और a कांस्टेंट है, इसको हम हटा देंगे तो v अपॉन टी, a आ गया ना। और गति का दूसरा नियम क्या है, यही बात करें कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यदि कोई नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। सेकेंड, और यहाँ पे हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड क्या है, सेकेंड है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। ये क्या है, ये थर्ड लॉ है, ये सेकेंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है, और ये सब किसका है, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गति के पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मतलब कि जो गति का पहला नियम है उसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, उसको जड़त्व का भी नियम बोला जाता है। गति के दूसरे नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व के नियम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि वस्तु का भार विस्थापित पानी के भार से अधिक हो तो, मतलब यदि कोई वस्तु का भार क्या है, विस्थापित भार से अधिक हो तो स्थिर रहती है, डूबती है, तैरती है, या कुछ नहीं होता है। मतलब कि कोई वस्तु का भार विस्थापित भार से अधिक हो जाएगा तो वो वस्तु क्या होगा, डूब जाएगा। और इस बात को कौन बताए थे, इस बात को बोन्स लॉ द्वारा बताया गया था। बोन्स लॉ में क्या कहा जाता है, बोन्स लॉ क्या करता है कि कोई भी वस्तु का, बोन्स लॉ में मतलब जो नीचे से वो बल लगाता है और ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है और नीचे से बोन्स फोर्स लगता है। लेकिन यदि बोन्स लॉ का जो मतलब कि जो वो जो फोर्स है और ये जो ये वस्तु का भार है, दोनों क्या है, वस्तु का भार उससे अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो द्रव में डूब जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला, वस्तु का भार विस्थापित पानी के से अधिक हो, मतलब वस्तु ज्यादा ठोस है। मान लीजिए यदि आप किसी ईंटे को क्या कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, तो ईटा का द्रव्यमान की बात करें, भार की बात करें, वो जल के द्रव्यमान भार से क्या है, अधिक है, तो क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन वही बात करें कि हम पानी में हम बर्फ की एक सिल्ली को डाल देते हो, कितना ही केजी का क्यों ना हो, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो भार है पानी के भार से क्या है, अधिक कम है, तो क्या करेगा, उस पर फ्लोट करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा यंत्र ध्वनि के बहुल प्रवर्तन सिद्धांत पर काम करता है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे में क्या पूछा था कि उसमें कौन सा है, तो उसमें क्या था, उसमें भी था स्टेथोस्कोप, मेगाफोन, हाइड्रो हॉर्न था, ये तीनों था ऑप्शन में। और चौथा में क्या था, ऑल ऑफ दिस। इसमें क्या पूछ रहा है, इसके कार्य नहीं आता है, तो कार्य कौन सा नहीं आता है, तो वो कार्य नहीं आने वाला है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन को बेसिकली हम जल में त्वरण के रूप में उपयोग करते हैं, और ये रिपीटेड नहीं होता है, ये एक ही वेग में हो जाता है। लेकिन बात करते हैं कि जो स्टेथोस्कोप है, मेगाफोन है या हॉर्न है, ये सब क्या करता है, ध्वनि के बहुल परिवर्तन करते हैं। बहुल मतलब कि उसको बार बार रिपीट करते हैं, जिससे हमको क्या होता है, स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए कौन सा सतत विकास का उदाहरण है, जल संसाधन की सफाई, वैकल्पिक ईंधन भंडार ढूंढना, नए उद्योग स्थापित करने के लिए जंगलों को साफ करना, खनन के बाद कचरों को सुरक्षित निपटान की योजना करना। तो ये जो ऑप्शन डी में दिया है, खनन के बाद, यदि आप खनन कर ले तो उसके बाद क्या किया जाता है, सुरक्षित निपटान को योजना बनाना। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों को प्राकृतिक सतत विकास। सतत विकास किसको बोलते हैं, इससे पहले बार में हम बात कर चुके हैं, और फिर बता देते हैं कि सतत विकास उसको बोलते हैं कि आप किसी भी खनिज या किसी भी पदार्थ को आप उपयोग किए तो उतना ही करना है आपको, हम उपयोग उसी अनुसार करेंगे, अपनी पीढ़ियों को देखते हुए, आने वाली पीढ़ियों के अनुसार। यदि आप मानिए कि आज पूरा लोहा सोना खनिज जितने भी है सभी को आप यूज कर लेते हैं, सारे जंगलों को काट देते हैं, तो आने वाले पीढ़ी को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। तो ये बोला है यदि आप खनन करते हैं, किसी चीज को, धात्विक चीज को निकालते हैं, तो कचरे को सुरक्षित निपटान की योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश में होने वाला वायु प्रदूषण है, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा प्रदूषण होता है, धुंध को कम करना, अम्ल वर्षा, ऑक्सीकरण करने वाला धुंध, कोहरा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण है, सूर्य के प्रकाश में होने वाला वायु प्रदूषण है, तो वो है ऑक्सीकरण करने वाला धुआं। जो ऑक्सीकरण करने वाला धुआं है उसको क्या बोलते हैं, इसको फोटो केमिकल स्मैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल स्मैग इसे भी जानते हैं। फोटोकेमिकल स्मैग किसको बोलते हैं? ऑक्सीकरण होने वाले वायु प्रदूषण को ही बोलते हैं फोटो केमिकल स्मैग। और ये किसके कारण होता है? सूर्य के प्रकाश से जो किरण आता है उसमें क्या होता है, SO2 CO2 जितने भी तरह के गैस होते हैं क्या होता है उसमें मिल जाता है और ऑक्सीकरण करने वाला धुंध बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है? ये न्यू क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझेंगे कि बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ स्थित है? बेगूसराय में, पटना में, गया में और रोहतास में। तो हम बात करें कि जो बेगूसराय है वो कहाँ है? बेगूसराय, बरौनी है वो बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में कहाँ है? बरौनी स्थित है। और ये जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना, इसको 1964 में निर्माण करवाया गया था। निर्माण इसका कब हुआ था? निर्माण की बात करें तो निर्माण हुआ था 1964 में। निर्माण हुआ था 1964 में। लेकिन बात करें कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 1965 में हुआ था। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? संयुक्त राज्य के हेल्प से किसके किया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। और किसका करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। और इसको किसके क्या किस नाम से जानते हैं? IOCL के नाम से भी जानते हैं। IOCL के नाम से इसको जानते हैं। BOICL मतलब कि बरौनी ऑयल रिफाइंड इंडियन ऑयल बरौनी ऑयल रिफाइंड इंडियन ऑयल कंपनी के नाम से भी हम क्या करते हैं? इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र किस ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है? मतलब जो ज्वारीय ऊर्जा है वो किस ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हम किसके बारे में जाने थे? ज्वार के कारण से। जो ज्वार भाटा आता है उसके कारण से। ज्वार भाटा का क्यों आता है? जो हमारा पृथ्वी है, सूर्य और चंद्रमा, तीनों में क्या लगता है? तीनों के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। और ज्वारीय ऊर्जा क्या करता है? ज्वारीय ऊर्जा हम क्या करते हैं कि जो अति होता है समुद्र, उसके किनारे हम क्या करते हैं? हम आती लगा देते हैं, पंखी लगा देते हैं। और वो क्या होता है, जैसे ही ज्वार भाटा आता है वो उसको टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन में क्या होता है? पंखी होता है। वो पंखी जैसे जैसे घूमता है उससे जनरेटर में जाता है और टरबाइन जनरेटर को घुमाता है और जनरेटर क्या करता है? बिजली का उत्पादन करता है। तो किसके कारण होता है? ज्वार भाटा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? मतलब जो विद्युत शक्ति है उसको SI मात्रक क्या है? उसका SI मात्रक किलोवाट है, वाट है, एम्पियर है या जूल है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। और इसको एक अन्य नाम से जानते हैं और उसका अन्य नाम क्या है? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड के नाम से भी हम किसको जानते हैं? वाट को। यदि क्वेश्चन में वाट नहीं देता, जूल प्रति सेकंड दे रहता है तो जूल प्रति सेकंड भी मार सकते हैं। जूल प्रति सेकंड को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। या केजी मीटर प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। मतलब जो विद्युत परिपथ है उसमें विद्युत फ्यूज को क्यों जोड़ा जाता है? अर्ध तार में, उदासीन तार में, विद्युत तार में या ठंडा तार में? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से में फ्यूज जोड़ा जाता है? तो विद्युत तार में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को जोड़ा क्यों जाता है? ये न्यू क्वेश्चन है तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं। विद्युत फ्यूज को क्यों जोड़ा जाता है? विद्युत फ्यूज बेसिकली ये करता है कि यदि आपके घर में 110 वोल्ट की बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और यदि 120 वोल्ट चला जा रहा है तो क्या होगा? बल्ब फ्यूज हो जाएगा, मतलब कि अधिक चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या लगते हैं? हम उसमें फ्यूज लगा देते हैं। यदि अधिक क्या हो रहा है, अधिक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो क्या होगा? फ्यूज अति वाष्प उसमें काम करता है। यदि अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा? वो विद्युत परिपथ टूट जाएगा। और विद्युत परिपथ विद्युत तार में जोड़ने से क्या होता है? विद्युत तार से मेन कंडक्टर से वो सारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी हो सबको बंद कर देगा। आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो वो काला होता है। काला क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो हाथी है अंतरिक्ष में किसी भी तरह के हाथी नहीं पाया जाता। वातावरण किसी भी तरह के गैस या किसी भी तरह के पट्टी नहीं पाया जाता जहां प्रकाश का प्रकीर्णन हो। और यदि प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं तो वहां पे अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। सो आज हम क्या किए? आज हम टॉप 20 क्वेश्चन का एनालाइज किए। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।